हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए, लास्ट क्लास हमने एंड किया था कंसंट्रेशन यूनिट्स। मैं क्या बोला? लास्ट क्लास हमने एंड किया था कंसंट्रेशन यूनिट कि हम सॉल्यूशन को कैसे मेज़र करेंगे, जिसमें हमने आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करवाया था। एक था वॉल्यूम डिपेंडेंट, दूसरा था वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम डिपेंडेंट में हमने 4 फैक्टर्स का नाम लिखवाया था। सबसे पहला क्या था? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। दूसरा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा था आपका मोलैरिटी, जिसका सिंबल कैपिटल M है। और चौथा है नॉर्मेलिटी, जिसका सिंबल कैपिटल N होता है। इसमें से मैंने आपको पहला 2 टर्म कल आपको हमने लास्ट लेक्चर, कल का मतलब आप समझना कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पहला 2 टॉपिक को डील कर दिया था। आज हम जो जा रहे हैं डील करने, दैट इज माय मोलैरिटी। व्हाट आई एम सेइंग, द टर्म इज मोलैरिटी, जिसका सिंबल होता है कैपिटल M। व्हाट इज सिंबल? सिंबल इज कैपिटल M। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी? मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? मैंने पहले बोला था बेटा कि जितना भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ईच एंड एवरी वन इज डील्ड विथ नंबर ऑफ या अमाउंट या मास या मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट आई एम सेइंग, Molarity is defined as number of moles of solute dissolved per liter of solution, dissolved per liter of solution। इसका सिंबल क्या है? इट्स सिंबल इज कैपिटल M। M फॉर मंकी मत बोल देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी इन केमिस्ट्री। इसका यूनिट क्या होगा? जो भी बच्चे मेडिकल के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका बेसिक चेक करने को कि आपने जो भी प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है आपने उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा है कि नहीं। तो वो आपसे कभी कभी इसका यूनिट पूछ सकते हैं। तो हमने क्या बोला? डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स हो जाएगा प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस और मोल लीटर इनवर्स, दोनों सही है। अब मैं इसका आता हूं कि हाउ टू रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। जो आपका मोलैरिटी होता है वो हमने क्या बताया अभी? क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपका एक सिंपल फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसमें जो भी वेरिएशंस आएगी वो बहुत सारा वेरिएशंस आ सकती है, जो हम एक एक करके समझेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन, सर ये वेरिएशन क्या होता है? अरे बेटा पहले मेरी बात सुनो। सपोज मान लो मेरे पास पनीर है, तो कोई पनीर का आलू पनीर बना ले, कोई बंदा पनीर का पालक पनीर बना ले, कोई बंदा वही पनीर का पनीर दो प्याजा बना ले, कोई वही पनीर का पनीर भुर्जी बना ले, और अगर पंजाब वाले को पनीर मिले तो वो पनीर की पराठा बना लेंगे। कुछ समझ में आया? तो यानी हमारा पनीर वही है, लेकिन देखो कितना वैरायटी है। कुछ समझ में आया मैं क्या बोला? वैसे ही हमारा टॉपिक वही रहेगा मोलैरिटी, लेकिन जितनी सारी वैरायटी है वो आपको सब समझना पड़ेगा कि हम कैसे इसको लिंक करेंगे, नहीं तो
चलिए, तो पहला ये फॉर्मूला। दूसरा, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ऑलवेज होगा, वो एग्जाम वाला जान के आपको वॉल्यूम देगा ml में, तो फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहला फॉर्मूला आपका ये हो गया, सिंपल फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में दिया है। दूसरा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। लेकिन ओरिजिनल क्या होता है? लीटर में। तो ml को आप लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 1000। तो ये आपका सेकेंड वेरिएशन हो गया इन द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। चलो तीसरा, अब वो क्या होगा कि आपको कभी कभी वो मोल्स का वेट दे देगा। क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ सॉल्यूट का मोल्स देना, वो सॉल्यूट का वेट दे देगा। आपको पता है कि अगर किसी का वेट दिया है तो आप कैसे निकालोगे मोल्स? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वो फॉर्मूला अगर हम यहाँ पुट कर दें तो मेरा मोलैरिटी का अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलैरिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और इसको डिवाइड कर देंगे बाय 1000। ये भी आपका एक फॉर्मूला कब हो जाएगा? जब इंस्टेड ऑफ मोल्स ये क्या दे दे आपको? वेट ऑफ सॉल्यूट। इससे भी हमारा मोलैरिटी निकल जाएगा। और हाँ, कभी कभी वो आपको डेंसिटी और मास के टर्म्स में भी पूछ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। अरे हाँ कि ना? तो अगर हम ऐसे लिख दें कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह हम ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। यानी हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये वैल्यू आप यहाँ रख दो तो एक और नया फॉर्मूला आ जाएगा। क्या? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी इतने तरह के वेरिएशंस आपके एग्जाम में आते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि आप किसी भी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट दिया है तो ये यूज़ करने का, वो जान के कंफ्यूज करेगा, वॉल्यूम देगा ml में तो डिवाइड कर देने का। अगर वो डेंसिटी मास दिया है तो ये यूज़ करने का। अगर वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है तो ये आपको यूज़ करने का। इतना ही आपको मोलैरिटी में कॉन्सेप्ट अगर आपका सही हो गया तो हमें नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आती है तो आप उसे छोड़कर आओगे। क्यों? क्योंकि याद रखना, जो भी आप एग्जाम दोगे जेई और नीट या, तो वो होता है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जितना तुम पढ़ोगे उतना ही अच्छा नंबर लाओगे। इसमें ईमानदारी जरूर दिखाना है। जितना ईमानदार से पढ़ोगे उतनी अच्छी नंबर आएगी। क्लियर है? फटाफट कॉपी करो इसको, जल्दी कॉपी करो। कॉपी हो गया? चलो
चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था नॉर्मेलिटी। वो क्या था हमारा? वो हमारा था नॉर्मेलिटी, जिसका सिंबल होता है कैपिटल N। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेलिटी? मैंने आपको पहले ही बताया था जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं दीज ऑल आर रिलेटेड टू सॉल्यूट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं क्या बोल रहा हूं कि नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज normality is defined as number of gram equivalent of solute present per liter of solution, present पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका जो सिंबल होता है डेट इज योर कैपिटल N। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है बेटा ये आपको क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, number of gram equivalent of solute divided by volume of solution divided by volume of solution in liter। ये फार्मूला। अब आपके मन में एक डाउट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम इक्विवेलेंट? अब ये कैसे निकालेंगे? हम क्या बोले? व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम इक्विवेलेंट? तो सबसे पहला हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट। हाउ टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट, कैसे हम निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट? हाउ टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट। तो जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट होता है, जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट होता है दैट इज इक्वल टू, वो क्या होता है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब मेरा फिर एक क्वेश्चन आया कि हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू calculate equivalent weight। how to calculate equivalent weight, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? equivalent weight is equal to, equivalent weight is equal to mass of the solute divided by n factor, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। एक बार आप इसे फटाफट जल्दी कॉपी करो 2 मिनट में। ओके तो ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये हमने क्या लिख दिया? मास ऑफ सॉल्यूट बाय n फैक्टर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन, सर कौन सा मास? यहाँ कौन सा मास लेंगे? हमेशा यहाँ पर लेंगे हम मोलर मास। कौन सा मास लेंगे? मोलर मास। अब फिर एक क्वेश्चन आया, हाउ टू कैलकुलेट n फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट n फैक्टर। n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट n फैक्टर। अब देखो बेटा, जो आपके n फैक्टर है, जो आपके n फैक्टर है ये तो हम निकालते हैं 5 तरीके से। दिस n फैक्टर आई कैन कैलकुलेट बाय 5 टाइप्स, A, B, C
NV, ABCNV, ये 5 तरीका है जिससे आप n फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अभी आप 11th में है, चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, तो अभी आपको मोस्टली इस 2 पर फोकस करना है। कभी कभी इसका भी यूज़ आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये 2 फोकस करना है। पहले हम सबका आपका मीनिंग बोलते हैं, मीनिंग क्या होता है। A स्टैंड्स फॉर एसिडिटी, B stands for basicity, C stands for charge, N stands for normality, V stands for volume। तो हम बात करते हैं कि हम कैसे n फैक्टर A and B से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A stands for acidity। A का मतलब क्या होता है बेटा? A stands for acidity। Now व्हाट डू यू मीन बाई एसिडिटी, और ये किसके लिए डिफाइन होता है? तो याद रखना कि एसिडिटी, क्या हम बोले कि जो हमारा एसिडिटी होता है, एसिडिटी इट इज ओनली डिफाइंड फॉर बेसिस। ये केवल बेस के लिए डिफाइन होगा। क्या हम बोले? एसिडिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर बेसिस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस द बेस हैज, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस द बेस हैज। मतलब सपोज मान लीजिए मैं आपको अगर एक एग्जांपल लिया NaOH, ये एक बेस है। मैं क्या बोला? NaOH, ये आपका एक बेस है। अब इसमें OH कितना है? 1 है, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। मैं क्या बोला? NaOH, OH 1 है जो रिप्लेस कर सकता है। OH कितना है? 1, तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। सपोज मान लो हम ले लिए CaOH का होल 2, इसमें OH कितना है? 2, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। एक और एग्जांपल AlOH द होल 3, यहाँ OH कितना है? 3, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। अब ये बताओ, क्या आप A से n फैक्टर निकाल सकते हो कि ना? अरे यस कि नो? निकाल सकते हो? चलो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे B से निकालते हैं n फैक्टर। चलिए, जो हमारा B है, B स्टैंड्स फॉर बेसिसिटी, B स्टैंड्स फॉर बेसिसिटी। अब जिस तरह यहाँ पर मैंने बताया था कि एसिडिटी इट इज डिफाइंड ओनली फॉर बेसिस, वैसे ही इसका उल्टा होगा बेसिसिटी इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एसिड्स। जिस तरह एसिडिटी में कि इट इज डिफाइंड ओनली फॉर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, उसी प्रकार बेसिसिटी में इट इज डिफाइंड फॉर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस। तो पहला पॉइंट हम कि व्हाट इज बेसिसिटी, क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एसिड। सेकेंड, it is defined for those acid which has number of replaceable H plus. For example, suppose I have taken HCl। अब इस क्वेश्चन में ये बताओ HCl में कितने H प्लस होंगे? 1, क्योंकि एक ही H प्लस है तो इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन हम ले लिए H2SO4, इसमें H कितना है? 2, कितना हो जाएगा n फैक्टर? 2। अगर हम बात करते हैं HF या HBr,
इसमें कितना बेटा H है? 1, कितना हो जाएगा n फैक्टर 1। लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर साल IIT हो, मेडिकल हो, आपके स्कूल के एग्जाम हो, क्वेश्चन आते रहते हैं जो हम करा रहे हैं। देखिए, एक आपका होता है H3PO4, एक आपका होता है H3PO3, एक आपका होता है H3PO2 और एक होता है H3PO। क्वेश्चन आता है कि इन सब में n फैक्टर कितना होगा। क्या क्वेश्चन आएगा? इन सब में n फैक्टर कितना होगा। ये वाला क्वेश्चन बेटा याद रखना आप, ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। जिस तरह यहाँ पर आपने केवल झटके में देखकर आंसर दिया कि NaOH, OH 1 है, n फैक्टर 1 होगा। अच्छा, CaOH का होल 2, OH 2 है, n फैक्टर 2 हो जाएगा। AlOH का होल 3, OH 3 है, n फैक्टर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ का पहला 3 एग्जाम्पल आपने क्या देखा? अच्छा, HCl यहाँ पर HCl में एक H है, n फैक्टर 1 हो जाएगा। H2SO4 में H 2 है, n 2 हो गया। HBr में H 1, लेकिन इसमें लेकिन वर्ड लग गया। आई हैव यूज द वर्ड for this question, unless and until you won't draw the structure, it is very impossible to write the correct answer। तो सबसे पहले इन चारों को आपको स्ट्रक्चर के साथ याद करना है। क्या हम बोले? स्ट्रक्चर के साथ अगर आपने इनकी आंसर नहीं निकाला तो याद रखना कि आउट ऑफ 100 केवल 2 ही बच्चे सही करेंगे, बाकी सब गंडगोल हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो हम देखें इसका क्या स्ट्रक्चर है और कैसे इसका हम n फैक्टर निकालेंगे। चलो, सबसे पहले हम बात करें H3PO4 का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब आप लोग भैया 10th पास करके आ रहे हो, आपको पता है कि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। ड्रॉ करो फास्फोरस, P डबल बॉन्ड O H H H। देखो H कितना है? 3, 1 2 3, सही है। P1 O4, 1 2 3 4। ये स्ट्रक्चर हो गया H3PO4 का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। बार बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरा प्रैक्टिस होगा। दूसरा क्या लिखे हम? H3PO3। ये कैसे बनेगा? P डबल बॉन्ड O H H। जब भी फॉर्मूला ड्रॉ करो हमेशा एलिमेंट को काउंट करना आपका सिद्ध अधिकार है। अगर आप काउंट नहीं करोगे तो गलत बात। H कितना है? 3, 1 2 3, सही है। P कितना? 1 1 O 3, 1 2 3, ये हमारा जाके सही हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें H3PO2 का, P डबल बॉन्ड O H, ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर से फॉर्मूला मैच करना पड़ेगा। H कितना है? 3, 1 2 3, P कितना? 1 O 2, सही है। और लास्ट में हमने क्या लिखा? H3PO P डबल बॉन्ड O H, ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर से फॉर्मूला आप मैच करो, H3 3P1O, यानी ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब हमने क्या बोला? सबका निकालना n फैक्टर। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये एसिड है कि बेस है। सबको पता है फास्फोरस एसिड है, दिस ऑल आर फास्फोरिक एसिड। एसिड है तो अगर बेस है तो हम क्या निकालते हैं? एसिडिटी। एसिड में क्या निकालते हैं? बेसिसिटी। यानी हमें सबका n फैक्टर निकालना है। सबका हमें क्या निकालना है बेटा? सबका हमें n फैक्टर निकालना है। तो अब आप याद रखना, हमने इसमें एक पॉइंट लिखवाया है। क्या?
नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस, जितना आप H प्लस को रिप्लेस करोगे वही आपका n फैक्टर होगा। अब आपके मन में एक पहला क्वेश्चन, सर कौन कौन सा H रिप्लेस करेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, कौन कौन सा H प्लस रिप्लेस करेगा? तो इसके लिए मैं आपको अभी एक पॉइंट लिखवा रहा हूं जिसको हम फर्दर क्लास 12th में डीप में पढ़ेंगे। क्या पॉइंट है देखो, समझो पहले। Only those H plus are replaceable, हम क्या बोले? Only those H plus are replaceable which is attached to ऑक्सीजन एटम। मतलब वही H प्लस रिप्लेस होगा, वही H प्लस कंपाउंड से डिस्प्लेस होगा जिसका अटैचमेंट डायरेक्टली ऑक्सीजन से है, जिसका अटैचमेंट डायरेक्टली ऑक्सीजन से है। तो मैं आपको 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप सॉल्व करो और लास्ट बेंच वाले आंसर बताएंगे जल्दी। चलो, तो हमने क्या बोला कि इसमें से वही H प्लस रिप्लेस होगा जो डायरेक्टली O से जुड़ा हुआ है। क्या हमने बोला? जो डायरेक्टली O से जुड़ा हुआ है। चलो हम बात करते हैं, क्या ये वाला H O से जुड़ा है? बिल्कुल, तो इसको हम नाम दे दिए 1। क्या ये वाला H O से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, इसका नाम दे दिया 1। क्या ये वाला H O से जुड़ा है? बिल्कुल, नाम दे दिए 1। 1 2 3, यानी 3 H रिप्लेस होगा, इसका n फैक्टर 3 हो गया। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? चलो दूसरा बनाते हैं। क्या ये वाला H O से जुड़ा है? बिल्कुल, इसका नाम 1 दे दिया। क्या ये वाला OA से जुड़ा है? बिल्कुल। दूसरा, क्या ये H O से जुड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें केवल n फैक्टर 2 हो जाएगा। इसमें आओ, क्या ये वाला H जुड़ा O से? बिल्कुल, 1। क्या ये वाला H जुड़ा O से? नहीं। ये वाला H जुड़ा O से? नहीं। क्या हो जाएगा? 1। क्या ये H O से जुड़ा? नहीं। ये H O से जुड़ा है? नहीं। ये H O से नहीं, n फैक्टर 0। यही एक क्वेश्चन है जो बच्चे एग्जाम में बार बार गलत करते हैं। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में दिखे, बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए अगर आपने इसको सॉल्व करने की चेष्टा किया, कोशिश किया, तो याद रखना बेटा कुछ ना कुछ आप गलत करके जरूर आ जाओगे। क्योंकि देखो, शुरू से दान करना आदमी का जन्म अधिकार है, लेकिन नंबर दान मत करो IIT को। IIT से नंबर लेकर आओ, मेडिकल से नंबर लेकर आओ, बोर्ड एग्जाम से नंबर लेकर आओ। कभी IIT मेडिकल बोर्ड एग्जाम को नंबर दान करने में कुछ नहीं होगा, उनसे नंबर लेकर आने में ही आपकी भलाई है। क्लियर है? फटाफट कॉपी करें, जल्दी कॉपी करो इसको। नेक्स्ट जो हमें जाना है पढ़ने, वो क्या है? परसेंटेज बाय वेट। माय नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज बाय वेट।
मतलब हम क्या बोलेंगे इसको, दिस आई कैन ऑल्सो से एज परसेंटेज वेट बाई वेट। हमने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि जो ऊपर वाला है इसको हम सॉल्यूट बोलते हैं और नीचे वाले को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे हम, द वेट और मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमने क्या बोला, द वेट और मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अरे भाई फिर से वही क्वेश्चन, मैं 100 ग्राम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है परसेंटेज। और याद रखना बेटा, परसेंटेज मीन्स ऑलवेज आउट ऑफ 100, फ्रैक्शन मीन्स ऑलवेज आउट ऑफ 1। तो इसका क्या होगा डिफिनीशन, द अमाउंट और वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम of solution. Formula is percentage weight by weight is equal to weight of solute in gram divided by weight of solution in gram into 100. This is the formula. क्लियर है। नाउ आपको पता है कि आप सॉल्यूशन को और क्या लिख सकते हो, सॉल्यूशन को आप लिख सकते हो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर ये वाला हम यहाँ पुट कर दे तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट into 100, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट into 100। दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन। जो नेक्स्ट रहेगा टॉपिक हमारा वो रहेगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। My next topic is percentage volume by weight। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने पहले बताया ऊपर वाले को क्या लेते हैं सॉल्यूट, नीचे वाले को क्या लेंगे सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होगा इसका, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन into 100. Now we know that since solution is equal to solute plus solvent, therefore your percentage volume by weight can be equal to volume of solute divided by weight of solute plus weight of solvent into 100। दोनों में से जो जैसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है आप इसको यूज कर सकते हैं। फटाफट कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो इसको फटाफट।
चलो कॉपी हो गया आपका। आइए नेक्स्ट जो जा रहे हैं पढ़ने हम, वो रहेगा मेरा मोल फ्रैक्शन। माय नेक्स्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। जिनको कॉपी करने में देरी लग रहा है वो हमारे वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा टॉपिक है दैट इज माय मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सिंबल होता है ये। नाउ पहले देखो बेटा, पहले तो हम ये समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन, कैसे हम निकालते हैं। जैसे मान लो सपोज आपने अगर एक सॉल्यूशन बनाया तो हो सके सॉल्यूशन में आपने 2 कंपोनेंट यूज किया हो, पानी और चीनी। कुछ लोग नहीं सर हमने 3 यूज किया, वाटर, शुगर, लेमन। क्लियर है? कुछ लोग नहीं सर हमने 4 यूज किया, वाटर, शुगर, लेमन, हनी। तो मतलब क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन हमेशा इस पर डिपेंड करेगा कि कितने कंपोनेंट्स को आपने जोड़कर सॉल्यूशन बनाया। मैं आपको सिखाऊंगा 2, 3, 4 लेकर। ऐसे तो आप 1000 लेके, सपोज सब्जी बना रहे हो तो सब्जी में क्या होता है आपका, आपने उसमें डाल दिया कांदा, उसमें आपने क्या डाल दिया, मिर्ची, उसमें आपने डाल दिया अदरक, उसमें आपने डाल दिया बेगुन, उसमें आपने डाल दिया तोरी, उसमें आपने डाला घिया। तो क्या हुआ, सब मिला के एक सब्जी बना। तो क्या बोलेंगे, बाय मिक्सिंग ऑल द कंपोनेंट्स वी आर गोइंग टू गेट वन सॉल्यूशन। तो हम आपको 2, 3, 4, 5 तो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मैं आपको 2, 3, 4 का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इसको। जैसे मान लो ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में एक हमारा सॉल्यूशन है। अब इसमें 2 कंपोनेंट है, एक है ए, एक है बी। हम क्या बोले, जो ये सॉल्यूशन बना है इट इज मेड बाय मिक्सिंग 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी। हम एज्यूम करते हैं कि जो मेरा ए का मोल है वो Na है और जो मेरा बी का मोल है वो Nb है। हमने क्या बोला, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरा पहला कंपोनेंट ए है उसके मोल को हमने एज्यूम किया एज Na और जो मेरा बी है उसके मोल्स को मैंने एज्यूम किया एज Nb। क्लियर है? अब देखो, अब अगर हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछता है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो जब ये पूछे, जो सिंबल है सिंबल देने का और जिसका पूछे तो इसको कैसे पढ़ोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये सिंबल मोल फ्रैक्शन और यहाँ ए लिखा है मीन्स ए का, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछता है उसका मोल ऊपर होगा। जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका मोल ऊपर होगा और नीचे क्या होगा, सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट है सारे के मोल को जोड़ दो। कितने कंपोनेंट है, 2, दोनों के मोल्स को जोड़ो तो क्या आएगा, Na प्लस Nb। चलो हम बात करें, नहीं सर व्हाट इज माई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको कैसे पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हमने क्या बोला, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय जितने कंपोनेंट है सबके मोल्स को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb। कुछ समझ में आया? तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया जहां मेरे पास 2 कंपोनेंट है। अब हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें मेरे पास 3 कंपोनेंट है, x, y, z एंड g। इसमें हमारा 3 कंपोनेंट है। अब मान लो पहले तो आपको सबके मोल्स को एज्यूम करना है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मान लो जो अगर हमारा x है इसके मोल्स को हमने एज्यूम कर लिया n ऑफ y। जो हमारा z है इसके मोल्स को हमने एज्यूम किया n ऑफ z। और जो मेरा g है इसके मोल्स को हमने एज्यूम किया n ऑफ g। अब देखो मान लो मैं पूछूं आपसे, अरे इधर आपको दिखाई दे रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूं? अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ y, तो ये सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करने का। अभी हमने क्या बोला, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछे उसके मोल्स को ऊपर लिख दो, डिवाइडेड बाय जितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं सबके मोल्स को जोड़ो। कितने कंपोनेंट, 3, तीनों को मोल्स को जोड़ो, ny प्लस nz
प्लस Ng। अगर हम पूछे नहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ Z क्या होगा, तो क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ Z बराबर जिसका मोल फ्रैक्शन उसके मोल्स को ऊपर लिखो बाई जितने सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स हैं सबके मोल्स को जोड़ो। अगर हमसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ G, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछे उसका मोल्स को ऊपर लिखो, बाकी सबके मोल्स को जोड़ दो। हमें लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया कि हम कैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। चलिए तो अब मान लीजिए, अब मैं अगर मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करूं तो इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे कि मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस टू द total moles of component to the total moles of components present in the solution, present in the solution. That is, I can say my mole fraction is equal to mole of any substance divided by total moles. This is the general formula. Now with the help of these two examples, I think that this one is clear कि how to find the mole fraction. अब आते हैं बेटा, ये तो हमारे हो गया बोर्ड के कॉन्सेप्ट। अब मैं आता हूँ जो IIT और मेडिकल के लिए फोकस कर रहे हैं। देखिए हमने बोला था कि जब परसेंटेज हो तो आप लोगे आउट ऑफ 100, यहाँ फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का वैल्यू मैक्सिमम 1, तो ये आउट ऑफ 1 होता है। तो मान लीजिए आपसे दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि अगर मोल फ्रैक्शन 0 है और अगर मोल फ्रैक्शन 1 है तो ये क्या शो करता है। जब हमारा मोल फ्रैक्शन 0 हो और जब मोल फ्रैक्शन 1 हो तो ये क्या शो करते हैं। तो हमने क्या बोला, जब हमारा मोल फ्रैक्शन 0 हो तो ये क्या शो करेगा, सब्सटेंस इज एब्सेंट। क्या शो करेगा, सब्सटेंस इज एब्सेंट। और जब हमारा मोल फ्रैक्शन 1 है तो ये क्या शो करेगा, सब्सटेंस इज प्योर। जब मेरा मोल फ्रैक्शन 1 है तो ये शो करेगा आपका सब्सटेंस इज प्योर। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द जेई नीट एंड नीट कैंडिडेट्स। चलो नेक्स्ट मैं आता हूं कि जो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है ये हमेशा 1 होगा। हम क्या बोले बेटा, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 1 होगा। अब देखो ये वाला कितना लेंदी लग रहा है, बार बार आप सॉल्व करो, एवरी टाइम, हर घड़ी आप निकलो ना, आप ए को लो, बी को लो, फिर सबको घड़ी करके जोड़ो, देख रहे हो ना। अब नहीं, अब हम क्या करेंगे कि जितने हमारे कंपोनेंट्स हैं उसको घड़ी करके लिख लो, लेकिन जितने कंपोनेंट्स है उससे एक कम का वैल्यू निकालेंगे। हमने क्या बोला, इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी। क्लियर है। सबसे पहले अगर ए का बात करें मोल्स तो ए का मोल होगा Na और बी का बात करें तो बी का मोल्स होगा Nb। हमें अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल ऊपर और नीचे क्या होगा, जितने कंपोनेंट हैं सबके मोल्स को एडिशन कर दो, क्या होगा Na प्लस Nb। अब दूसरे को क्या करोगे, 1 से माइनस कर दो। अगर दूसरा का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्यों, क्योंकि जितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं सबके अगर मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो 1 आएगा। तो मेरे पास 2 है तो अगर मैं एक का निकाल दिया तो दूसरा को 1 से माइनस कर दो। क्यों इतना बार बार टाइम किल करने का। चलो एक और लेते हैं एग्जांपल। अगर मान लो मेरे पास अगर 3 कंपोनेंट है D
EF। तो अगर D का मोल्स है N ऑफ D, E का मोल्स है N ऑफ E एंड F का मोल्स है N ऑफ A, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ D क्या होगा? जिनका मोल फ्रैक्शन उनका मोल ऊपर बाई नीचे सबके मोल्स को जोड़ो। फिर अगर हम X ऑफ E निकालते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर नीचे सबके मोल्स को जोड़ो। अब हम देख रहे हैं कि 3 है, तीनों का मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होगा, तो हम हमेशा 2, 3 है तो 2 निकालेंगे, 2 है तो 1 का निकालेंगे, 4 है तो 3 का निकालेंगे, 5 है तो 4 का निकालेंगे, 10 है तो 9 का निकालेंगे। तो लास्ट वाला मोल फ्रैक्शन ऑफ F क्या हो जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ D प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ E। इससे क्या निकल जाएगा हमारा? मोल फ्रैक्शन ऑफ F। ये वाला लॉजिक वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग योर आंसर फास्ट एज वेल एज इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। क्लियर है? एक बार समझे, पॉज करके कॉपी करें फटाफट, जल्दी कॉपी करो इसको। चलो कॉपी हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है मोलैलिटी। वेयर इज माई मार्कर? नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो है मोलैलिटी। नेक्स्ट इज माई मोलैलिटी, MOLALITY। सिंबल इज छोटू m, सिंबल इज छोटू m। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोलैलिटी? फिर से वही बात हम बोल रहे हैं, जब ये कंसंट्रेशन का यूनिट है तो कंसंट्रेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू सॉल्यूट। तो ये क्या हो जाता है? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present per kg of solvent, present per kg of solvent। जो इसका सिंबल होता है दैट इज योर छोटू m, और जो इसका यूनिट होता है दैट इज योर मोल पर kg, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। चलिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये है। कभी कभी एग्जाम वाले क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए वो सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दे देंगे। तो फिर ग्राम में देंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करोगे ना 1000 से, हाँ कि ना? तो ये कभी कभी क्या आ जाएगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ये ग्राम में रहा तो आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिफिनीशन बोल रहा है कि मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो अगला इसमें ये वेरिएशंस है। नेक्स्ट क्या वेरिएशंस होगा ये समझो। नेक्स्ट क्या होगा? देखो
एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन? जैसे मान लो मेरे पास अगर आटा है तो आप जोटला बनाओगे, कोई क्या बनाएगा, पुड्डी बनाएगा, कोई क्या बनाएगा, रोटी बनाएगा, कोई भाकरी बनाएगा। है तो वही चीज, लेकिन देख रहे हो कितना वेरिएशन आ रही है। वैसे ही है वही चीज, लेकिन आप देखो पहला जब सॉल्वेंट का वेट केजी में दिया हो, दूसरा कंफ्यूज करने के लिए ये ग्राम में देगा, तीसरा देखो आपको पता है कि जो मेरा सॉल्यूशन होता है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हम इससे सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं? हम सॉल्वेंट को लिख सकते हैं सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो मेरा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी? वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, बोथ शुड बी इन केजी। ये भी आप लिख सकते हो। कभी कभी क्या करेगा कि ये डेंसिटी के भी टर्म्स में फॉर्मूला लिख देगा। कभी कभी क्या आपको पता है कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, तो हम क्या बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरा मोलैलिटी क्या हो सकता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो इतने तरह के हमारे एग्जाम में वेराइटीज आ सकते हैं, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। एक बार आप अगर समझ गए तो आप चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, आपका अंदर से आवाज आएगा, आपके अंदर का अरमान जगेगा कि नहीं, आई कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कुछ समझ में आ रहा है? फटाफट क्लियर करें, फटाफट इसको आप पॉज करो, नोट करो इसको जल्दी। चलो, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया मोलैलिटी। नेक्स्ट हम आ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय ppm? व्हाट डू यू मीन बाय ppm? ppm का मीनिंग क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट डू यू मीन बाय ppm? ppm इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 का पावर 6, क्योंकि 10 के पावर 6 को ही हम मिलियन बोलते हैं। क्या बोले हम? 10 के पावर 6 को ही हम मिलियन बोलते हैं। तो पार्ट्स ppm इज योर पार्ट्स पर मिलियन विच इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। हमने क्या बोला? ppm इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। सो यू राइट ppm parts per million is defined as mass of solute present in 1 millionth part of mass of solution। क्या बोला? ppm इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि नाम ही है पार्ट्स पर मिलियन, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया 10 का पावर 6 से। तो सर ये आपके कंप्लीट हो गए कंसंट्रेशन यूनिट, जिससे
आपके क्वेश्चंस कहीं से कहीं आ सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम। हमने हर एक पार्ट को अच्छे से डील किया है। उम्मीद करेंगे कि आप इसको एक बार फिर से अपने घर में जाकर नोट्स बनाए, पढ़ें, इसको एनालाइज करें कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ताकि आपको ये फर्दर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।